हमारे बीच विशेषज्ञ लोग यहाँ उपस्थित हैं जिनका मैं आपको परिचय कराता हूँ। सबसे पहले हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार हैं जो लगभग 38 वर्षों से पत्रकारिता का अनुभव रखे हुए हैं, जिनका नाम श्री रविंद्र सोनी जी है। सोनी जी विभिन्न समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दैनिक भास्कर पत्रिका, राज एक्सप्रेस, स्टार समाचार, फ्री पेज जनरल, हितवाद, सेंट्रल क्रॉनिकल आदि इसमें शामिल हैं। सब जो बड़े बड़े अखबार हैं उनमें सोनी जी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विगत 4 वर्षों से रविंद्र जी हेल्थ एंड वेलनेस नामक यूट्यूब चैनल का संचालन कर रहे हैं, जिससे काफ़ी लोगों को फायदा हो रहा है। सोनी जी के प्रोग्राम लोग देखते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोग्राम देखने के बाद लोग उसको फॉलो करते हैं और स्वस्थ रहते हैं, जिसमें वे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक डॉक्टर्स के इंटरव्यू के साथ साथ स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर वीडियो प्रकाशित करते हैं। आप उनके वीडियो लगातार देख सकते हैं उनके चैनल पर, आपको उससे हमेशा फायदा होता रहेगा। आज के इस टॉक शो में उपस्थित विशेषज्ञों से घुटनों के दर्द के बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारी पैनल जो आज विशेषज्ञों की पैनल है उसमें डॉक्टर के ठाकुर हैं। ठाकुर साहब ट्रिनिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और आपने गांधी मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। उसके बाद आपने MD किया हुआ है एनेस्थीसिया में पीपल्स कॉलेज से। आप सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में भी रहे हैं और आजकल यहाँ पर ट्रिनिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पेन मैनेजमेंट और एनेस्थीसिया का ट्रॉमा का काम देखते हैं। काफ़ी लंबा अनुभव है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब को भोपाल में सभी लोग जानते हैं और चिकित्सा जगत में उनकी अच्छी खासी ख्याति है। दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनीष राजपूत सर। जो भी आदमी हमीदिया है, यदि कोई भी व्यक्ति हमीदिया के आर्थो वार्ड में गया होगा, आर्थोपेडिक वार्ड में, तो डॉक्टर साहब को जरूर देखा होगा। बहुत सीनियर डॉक्टर है। डॉक्टर मनीष राजपूत सर ने जो डिग्री की है वो ग्वालियर से की है। आर्थोपेडिक में इन्होंने 2015 में MS किया हुआ है, सर्जन है, आर्थोपेडिक सर्जन है मनीष सर। फेलोशिप इन्होंने की है एलिजा रॉय में एंड लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन में, है ना। इसके बाद सीनियर रेजिडेंट एम्स में भी रहे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ठाकुर, और बच्चों के बारे में भी आर्थोपेडिक उसके बारे में काफ़ी काम किया है और आजकल गांधी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। तीसरे हमारे विशेषज्ञ हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये हैं राज रुवेला। इन्होंने BPT किया है, MIAB किया है और काफ़ी छोटी सी उम्र में फिजियोथेरेपी का काफ़ी अनुभव है। आप इनको JK अस्पताल में हमेशा देख सकते हैं। अपना खुद का सेंटर भी चलाते हैं, ट्रिनिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर ये फिजियोथेरेपी का काम भी करते हैं। तो मैं अब संचालन का जिम्मा सोनी जी को सौंपता हूँ। सोनी जी आप। धन्यवाद संजय जी, और आपने बहुत अच्छी प्रस्तावना दी इस कार्यक्रम की। और जैसा कि आपने आंकड़ा दिया वो बहुत ही चौंकाने वाला है कि करीब 15 करोड़ लोग हिंदुस्तान में घुटने के दर्द से पीड़ित हैं। पहले मैं सोच रहा था कि शायद ये आंकड़ा कुछ लाखों में होगा, लेकिन आंकड़ा बहुत बड़ा है। और जैसा कि आपने ये बताया है कि न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं इस समस्या से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, और बल्कि अनुपात अगर देखा जाए तो महिलाओं का ज़्यादा है, क्योंकि उनका स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होता है। चाहे वो घर में अपने किचन में काम कर रही हो या किसी अगर जॉब में भी हैं तो काम इस तरह के हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो डिमांड करती हैं कि उनको स्टैंडिंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रस्तावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एक मैं जेनरिक क्वेश्चन सभी से हमारे एक्सपर्ट से लूँगा, उसमें 3 आंसर्स आपको जानने को मिलेंगे। बेसिक क्वेश्चन वही है कि जो घुटने का दर्द होता है उसका मेजर रीजन क्या है। तो मैं शुरुआत करूँगा डॉक्टर के ठाकुर से कि वो अपनी तरफ, अच्छा डॉक्टर राजपूत से सुनूंगा क्योंकि वो सर्जिकल इंटरवेंशन वाले विशेषज्ञ हैं, तो वो आपको बताएंगे कि इसका मेजर रीजन क्या होता है। जैसा सर ने पूछा है कि ये इसकी जो समस्या है आजकल के दिनों में इतनी ज़्यादा क्यों, उसको समझने के लिए अपन को इसका कारण समझना है कि ये होता क्यों है। इसको कई कारण हैं जिनकी वजह से हो सकता है। मूल रूप से 2 कारण इसके माने जा सकते, विभाजित किए जा सकते। या तो किसी बीमारी की वजह से हुआ हो, घुटने में कोई बीमारी या जनरलाइज कोई बीमारी, या फिर
ये उम्र के साथ, बढ़ने के साथ, जैसे कि आंखों में चश्मा लगता है, किडनियाँ खराब होती हैं, वैसे भी घुटना खराब होता है। तो ये दो तरह के मैंने कारण माने जाते हैं, एक बीमारी की वजह से, दैट इज सेकेंडरी टू सम डिसीज, और पहला जो कारण है दैट इज प्राइमरी, दैट इज नॉट, मतलब कोई कारण नहीं है उसका, लेकिन उम्र के साथ जो वियर एंड टियर डेली जो लाइफ के हो रहे हैं, उनकी वजह से ये खराबी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। इसलिए ये बुढ़ापे, मतलब जब उम्र ज़्यादा होने लगती है तो इसका जो प्रतिशत है बढ़ता है। महिलाओं में इसका जैसा सबने बताया कि इसका प्रतिशत ज़्यादा रहता है। इंसिडेंस वाइज देखा जाए तो 8 महिलाओं में किसी एक को तो ऑस्टियोआर्थराइटिस मिलेगा। तो अब इसको भी अंदर से अपन समझेंगे, ये जो वियर एंड टियर के साथ समस्या हो रही है वो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके मेनली फैक्टर समझने पड़ेंगे, किस वजह से हो रहा है ये, वो समझेंगे तो अपन अवॉइड कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है या सर्जरी की जरूरत है वो अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके भी दो तरह के मान सकते हैं अपन, दो कारण होते हैं, जैसे कि मॉडिफाइबल फैक्टर और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। जो अपने हाथ में है दैट इज मॉडिफाइबल, और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर जो अपने हाथ में नहीं है, जैसे कि उम्र बढ़ना है उसको नहीं रोक सकते, या फिर जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि वो घुटने इस तरह से प्रोन है कि अपना घुटना खराब हो, वो अपने हाथ में नहीं है। मॉडिफाइबल फैक्टर है जो अपने हाथ में है, जैसे कि लाइफ स्टाइल, तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट का। अगर लाइफ स्टाइल आप सही रखते हैं तो आप 90% जो बीमारी है घुटने की उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण है वेट, ओबेसिटी। जैसे कि अपन समझें कि कोई गाड़ी है, इसकी कैपेसिटी 50 किलो की है, अगर उसका वजन अपन 100 किलो का ले जाएंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा। ऐसे ही घुटने का मामला, क्योंकि पूरा वजन अपना घुटनों पे है। तो जैसे कि अगर वजन बढ़ेगा तो घुटने का जो घर्षण है वो बढ़ता जाएगा और वो जल्दी करेगा। तो मैं यही कहना चाहूँ कि अगर अपन इस चीज़ों को समझ लेंगे तो अपन बेहतर तरह से इसको आगे जो कॉम्प्लिकेशन। थैंक यू। मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा और डॉक्टर ठाकुर से जानना चाहूँगा कि जो लाइफस्टाइल वाली बात डॉक्टर राजपूत ने करी है, उसमें एक फैक्टर तो उन्होंने बताया कि ओबेसिटी है, साथ में हम लोगों की आजकल लाइफस्टाइल में खान पान कुछ ऐसा बदला है, क्योंकि पहले जो कहा जाता था कि पहले का बहुत खाना जो था वो उनको नॉरिश बहुत अच्छे से करता था। आज की डेट में फास्ट फूड और दूसरे तरह के फूड में गए हैं। दूसरा इसके साथ साथ एक समस्या ये होगी कि प्योरिटी ऑफ फूड, जिसको कहना चाहिए कि अच्छा क्वालिटी तो मिल नहीं रहा है। तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि आज की डेट में लाइफस्टाइल में ओबेसिटी के बाद और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो घुटने की तरफ हमें ले जाते हैं। थैंक यू अरुण जी। यहाँ पर आ जाए हुए सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं विशेष तौर पर स्वागत थैंकफुल डॉक्टर मनीष जी के लिए, उन्होंने अपने शेड्यूल से आज टाइम निकाला और ये पैनल बनाने में हमारी मदद करी। हमारा उद्देश्य है कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में उनकी ही भाषा में उनके साथ बैठकर एक अच्छे से चर्चा की जाए, ताकि हम उन तक बेहतर हमारा मैसेज पहुंचा पाएँ और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ा पाएँ। अब जैसा कि रमन जी ने, आज का हमारा जो डिस्कशन है घुटने दर्द को लेकर है, और जिसमें हम एक कॉमन लैंग्वेज में जिसको कहते हैं घुटनों का घिस जाना, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं, वो एक बहुत ही कॉमन समस्या है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारत में उसका प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, और ये भी सही है कि महिलाओं में उसका एक प्रेवलेंस ज़्यादा होता है। क्योंकि लाइफस्टाइल और खान पान से रिलेटेड चीज़ों के बारे में मुझसे पूछा गया है, तो महिलाओं में विशेषकर लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत से चैलेंजेस होते हैं। घर के काम करना, घरेलू काम करना, ऑफिस से रिलेटेड वर्क भी, तो एक वो जो वेट बेयरिंग है वो नी पर बहुत ज़्यादा फीमेल पेशेंट्स में ज़्यादा रहा करती है। एक वो फैक्टर रहता है घर में, जैसे हम रूटीन जो काम करते हैं तो उसमें क्योंकि सुबह से शाम तक चीज़ों में लगे रहते हैं, तो कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते कि हम कितना स्ट्रेस अपने जॉइंट्स को कर रहे हैं।
तो एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वेट मैनेजमेंट जैसे सर ने बताया वो जरूरी है। साथ में ये भी जरूरी है कि हम बीच बीच में अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दें, अपने जॉइंट्स पर जितना प्रेशर आप लगातार वो दे रहे हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान दें। कभी जैसे मान लीजिए आधे घंटे 1 घंटे ज़्यादा कहीं बैठ के काम कर लिया तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा लाइट वॉकिंग आसपास करें ताकि जॉइंट्स को एक वो मिले, थोड़ा सा मौका मिले वापस से रीजनरेट करने। उसके अलावा एक जैसे न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो महिलाओं में फिर विशेषकर खान पान को लेकर थोड़ा सा निगलेक्ट रहता है। एक एज के बाद बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं कि मिनरल का जो कमी, खासकर अगर जॉइंट्स की बात करें तो कैल्शियम जिसको एक फोकस सकते हैं, कैल्शियम की कमी जो एक मेजर चैलेंज हो जाती है। तो एक एज के बाद जैसे कहा जाता है कि नेचुरल सोर्सेज से कैल्शियम पर फोकस करें, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा बढ़ावा दें और कैल्शियम सप्लीमेंट्स अगर हम बढ़ा सकते हैं अपनी डेली डाइट में तो जैसे बहुत सी मेडिकल आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनी ओवर द काउंटर कैल्शियम टैबलेट्स देती हैं। एक बार अपने एक्सपर्ट से सलाह लें कौन सा कैल्शियम आपके लिए बेहतर है और उसको डाइट में कैसे बढ़ा सकते हैं वो कर सकते हैं। अभी हम फिजियोथेरेपी की बात करते हैं और हम इसके अंतर्गत जानना चाहेंगे कि जो हमारा घुटना है उसको फिजियोथेरेपी के जरिए सर्जिकल इंटरवेंशन के पहले, सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद कैसे हम उसको ठीक रख सकते हैं। तो सब राज हमें बताएंगे इस बारे में कि किस तरह से इसको हम घुटने को, खासतौर से जब अभी स्थिति बिगड़ी नहीं है, शुरुआत हुई है, उसके बारे में बताएं और अगर सर्जरी हो चुकी है उसके बाद कैसे केयर करना है इस बारे में। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राज गोयल। सर ने बताया जैसे कि पहले का घुटने का दर्द होता है या तो किसी विटामिन की कमी से या फिर जर्की मूवमेंट या फिर ये बोल रहे थे जैसे कि ये वेट बेयरिंग से होता है, तो होता है ये मान रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा लेडीज लोग रहते हैं वो नेगलेक्ट करते हैं नी पे, वो इसीलिए करते हैं कि थोड़ा बहुत दर्द है पेन किलर खा ले ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जब तक ऐसा रहेगा जब तक ये ठीक रहेगा, उसके बाद वो ठीक नहीं रहेगा, वापस से वो पेन हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा, फिर उसके लिए आराम करेंगे, रेस्ट देंगे, साथ में पेन को पड़ेगा, साथ में मसल्स वीकनेस के लिए मसल्स स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के बाद आपको मोबिलाइज भी करना पड़ेगा ताकि वो जहाँ तक बीमारी है वहाँ तक ही कंट्रोल रखे, उससे आगे ना बढ़े। ये मेरा उसमें मानना है कि ये आगे ना बढ़े और इसको नेगलेक्ट भी ना करे और ये जल्दी से जल्दी मतलब इसको रिकवर करने की कोशिश करे। ठीक है डॉक्टर राजपूत, तो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी कि नी पेन क्या होता है और उसके कुछ रीजंस आपने लिस्ट आउट किए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब ये समस्या शुरू होती है तो उसकी शुरुआती लक्षण किस तरह के हों जिससे कि हमारे दर्शक जो आए हैं वो अलर्ट हो सके और उस सिम्टम्स को पहचान सकें कि अब ये समय है कि हम इसको जाकर के दिखवाएं और उसमें आगे बढ़ें। बेसिक पैथोलॉजी समझने के बाद अपन ये समझते हैं कि ये शुरुआत कैसे हो। देखो किसी अगर बीमारी की वजह से शुरुआत हो रहा है तो और बीमारी के और लक्षण भी, तो इलाज अपन को बीमारी का करना है ना घुटने का। ठीक है, बीमारी का इलाज होगा तो घुटना अपने आप ठीक, जैसे कि गठिया है, ठीक, तो गठिया का इलाज करेंगे तो घुटने का इलाज ठीक हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो रहा है तो ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज करना है तो घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। और तो प्राइमरी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस अपन बोल रहे हैं जो डे टू डे वियर एंड टियर एक्टिविटी के साथ हो रहा है, उसको अपन कैसे पहचानें। सबसे पहले उनको जो पेन स्टार्ट होगा एंटीरियर नी पेन होगा, आगे की तरफ यहाँ पर और अंदर की साइड, कॉमन 90% पॉपुलेशन में यहीं से स्टार्ट होगा। दूसरी चीज क्या फील होगी, जब भी अपन छुएंगे और उसको मूवमेंट करेंगे तो एक साउंड फील होगी, क्रैकलिंग साउंड, कट की जो आवाज, कट के। तो ये दो लक्षणों से अपन तुरंत पता कर सकते हैं ये अपना प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो उम्र से रिलेटेड डिजनरेटिव आर्थराइटिस। तो ये दो लक्षण देख लिए अपन ने, पेन एंटीरियर एंड अंदर की साइड।
दूसरा क्रैक लेग, क्लियर। और आपको तीसरा फैक्टर अपन कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज एज। अगर एज ज्यादा है तो कॉमन कारण अपना ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ठीक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में मेन कॉज यही है जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो इस तरह से अपन इसको पहचान सकते हैं। बाकी इलाज के लिए अपन अभी चर्चा करेंगे। डॉक्टर ठाकुर से मैं दो चीजें जानना चाहूँगा। एक तो इसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि आर्थराइटिस की जैसे आपने बात करी, आर्थराइटिस भी शुरुआत से लेकर आगे तक की अलग अलग स्टेजेस में दिखाई देता है और अलग अलग तरह के उसके लक्षण प्रेजेंट होते हैं। एक तो डॉक्टर साहब हमें ये बताएंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं। दूसरा, जो पेन किलर्स की बात अभी हुई थी कि जो महिलाएं खासतौर से या पुरुष भी हैं तो पेन होता है तो बेहतर देन कोई डॉक्टर कोशिश करते हैं कि बाम लगा या किसी तरह के बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ओवर द काउंटर दवाइयाँ हैं लेकर के खा ली और दवा से थोड़ा सा टेम्परेरी रिलीफ मिल गया, उनको लगा आपको सही हो गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर अंदर वो चीज बढ़ रही होती है। तो पेन किलर्स आपको न केवल टेम्परेरी रिलीफ दे देते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी जो दूसरी समस्याएं होती हैं हम उसके बारे में नहीं जानना चाहेंगे कि पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स और इसकी स्टेटस। जैसा कि सर ने आपको बताया कि अगर हम प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, घुटने की समस्या जिसका कोई और कारण नहीं है, एज जिसका कारण है, जो कि कॉमन में ज़्यादातर कॉमनली वही देखने को मिलती है, तो उसको मेडिकली हम लोगों ने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। ग्रेडिंग होती है उसकी, किसी भी बीमारी की तरह जैसे स्टेजेस हम बनाने की कोशिश करते हैं और उसका उद्देश्य ये है कि आपको हम बता सकें कि आप अभी कहाँ हैं, बीमारी के किस स्टेज में है और उस स्टेज के हिसाब से क्या संभव ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है, ये हम आपको क्लियरली बता सकें। बहुत अच्छी बात यह है कि इसकी स्टेजिंग करने के लिए कोई बहुत महंगी जांच या कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की बात नहीं है। ये घुटने के एक्सरे मात्र से ही निकाला जा सकता है। इसलिए आज हमने चर्चा करते हुए सर से ये भी बात की थी कि आज इस चर्चा में जितने भी लोग आज आप लोग आए हैं, ट्रिनिटी हॉस्पिटल में आप लोगों के लिए इस कंसल्टेशन के लिए हम लोग एक स्क्रीनिंग एक्सरे फ्री ऑफ कॉस्ट करने का आज हम एक यहाँ पर घोषणा करते हैं, ताकि हम आप चूंकि इतना मेहनत करके ऑलरेडी अवेयर होंगे यहाँ तक आए हैं, तो हम चाहेंगे कि हम यहाँ से आगे बढ़ें। आप में से जिन जिन लोगों को लगता है कि आप प्राइमरी लेवल पर घुटने की किसी भी परेशानी से प्रॉब्लम चल रहे हैं, आप ये पर्चा लेकर हॉस्पिटल आए, हम आपका स्क्रीनिंग एक एक्सरे फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे करेंगे। इससे हम अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, आपकी स्टेज देखना चाहते हैं। स्टेज से फायदा ये होगा कि स्टेज 1, स्टेज 2, यहाँ तक की जो नी है, यहाँ तक की ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यहाँ पर अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं जो हम सोनोग्राफी के माध्यम से लगाते हैं। जॉइंट्स को बचाने के लिए कुछ भी टेक्निक्स अभी है हमारे पास। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जैसे जैसे ग्रेड बढ़ती जाएगी, फिर सर का रोल हमारे पास ज्यादा आ जाता है, क्योंकि फिर हमको कहीं ना कहीं सर्जिकल साइड पे जाने की जरूरत पड़ेगी। जब कुछ नहीं ऐसी होती कि मतलब आप देखेंगे कुछ टेढ़ापन आ गया है, ऑलरेडी चलने में ही आपको समझ में आ रहा है कि अब हमारे घुटने काफी लेट स्टेज के हो गए, तो एक एक्सरे स्क्रीनिंग के माध्यम से हम चाहेंगे कि हम आज मौजूद सभी लोगों को एक ये मौका दें कि वो अपने अपनी घुटने की सबसे पहले तो स्टेज का पता करें। स्टेज 1 से 2 हम काफी कुछ कर सकते हैं, अभी तुरंत आप घबराएं ना, आपको अभी भी बहुत सी चीजें हैं, पेन किलर्स में कुछ एक्सरसाइजेस भी जो आज हम आपको दिखाएंगे भी, तो आप उसके माध्यम से समझ सकते हैं कि हम अपने आप को बचा सकते हैं इन स्टेजेस में। 3 में भी कुछ पॉसिबिलिटीज है करने की, लेकिन अगर हम ग्रेड 4 या बिल्कुल लास्ट स्टेज में हैं तो दुर्भाग्य से थोड़ा सा आप देर हो गए, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमें लंबा चलना है, जीना है, हमें फिर घुटनों पर ही हमारी पूरी जिंदगी है। अगर ये जाम हो जाएंगे, हम चलना फिरना बंद कर देंगे, तो जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जितना और जीना सकते हैं, जितना और एंजॉय कर सकते हैं, वो कम हो जाएगा। इसलिए हमको घुटनों पर इतना फोकस रहता है। तो एक तो ये बात जो हम जानना चाहते हैं। ब्लड टेस्ट बढ़िया या दूसरे किसी ग्रुप में और किसी कारण से अगर हो रहा है तो उसमें हेल्प करते हैं, लेकिन एक्सरे मेरे ख्याल से काफी है आपकी स्टेजिंग के लिए। कुछ
और कोई बीमारी है तो डेफिनेटली अपन को ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके लिए। अन्यथा प्लेन एक्सरे इज सफिशिएंट टू डायग्नोज स्टेजिंग ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरे पार्ट में जैसा हम पेन किलर की बात कर रहे थे, बहुत कॉमन कि ओवर द काउंटर बहुत आसानी से मिल जाती है, तो दर्द हुआ तो डॉक्टर को दिखा दिया, तो अगर नहीं भी दिखाया तो दर्द की कोई दवाएं दे दी। ये कुछ एक लिमिट तक तो ठीक है, टॉलरेबल है, लेकिन देखिए एलोपैथिक मेडिकेशंस की साइड इफेक्ट्स आप जानते हैं, काफी अवेयरनेस पब्लिक में है, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत है किडनी की प्रॉब्लम, और महिलाओं में विशेषकर पानी पीने की टेंडेंसी थोड़ी कमी होती है, ऐसा पाया गया है, कम पीते हैं। तो पानी भी आप कम पी रहे हैं और दर्द के लिए दवाइयाँ भी खा रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी अपनी किडनियों पर एक उसका डैमेज चालू कर रहे हैं। तो जितना आपको लगता है कि जल्द से जल्द आप इस समस्या को पेन फ्री होने की कोशिश करें। अब उसके जो भी ऑप्शंस हैं, फिजियोथेरेपी, पेन क्लिनिक में पेन एक्सपर्ट्स या सर्जिकल, अब ये डिपेंड करेगा आपकी स्टेज पर। आप अपनी स्टेज को पहचाने और अपनी किडनीज और बाकी ऑर्गन्स को बचाने के लिए, लंबा जीने के लिए जल्द से जल्द कोशिश करें कि पेन किलर के साइड इफेक्ट को कम करें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बीमारी को जल्द से जल्द स्क्रीन करें। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, हमारे कुछ दर्शकों के दिमाग में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि जो अखबारों में बहुत सारे या टेलीविजन में भी बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, इसको लगा डाला, लाइक जिंदा डाला और ये लगा लीजिए तो आप 15 दिन में आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, ग्रीस वापस आ जाएगा। ग्रीस वर्ड भी काफी चलता है, जिससे कि आपका पेन जो कहते हैं कि जो बीच में फ्रिक्शन को रोकने का काम करता है, उसको बोलते हैं ग्रीस है। उसको 15 से 20 दिन में या कुछ कोर्स करने के बाद जल्दी ठीक हो सकता है। तो ऐसे जो दावे किए जाते हैं वो कितने सच्चे हैं और उन दवाओं को लोगों को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इस बारे में जरूर बताएं। आज से 30-35 साल पहले भी ऐसे मार्केट में कई चीजें आती रही, आज भी आ रही है और भविष्य में आती रहेगी। ये कभी नहीं बंद, मार्केट है, चलता रहेगा, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हमेशा बना रहेगा। लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि अपन के ये अपने लिए कारगर है या नहीं, तो वो अपन को सिर्फ एक्सपर्ट ही बता सकता है। पहले एक्सपर्ट के पास जाएं कि ये इसमें मेरी बीमारी क्या है, इसका निदान कैसे किया जा सकता है। अगर जरूरत है तो मेडिकेशन ले सकते हैं, नहीं है तो सिंपल फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज से इसका इलाज संभव। अब मैं थोड़ा फिजियोथेरेपी की तरफ चलूंगा कि फिजियोथेरेपी जो है, जैसा कि बताया गया है कि पहले और बाद दोनों स्थितियों में आपको हेल्प करती है। तो न केवल आज हम घुटने के दर्द की बात कर रहे हैं, आपसे ये जानना भी चाहेंगे बाकी के पेन भी थोड़े थोड़े आप हमें बताएं, जिसमें कि गर्दन का दर्द शामिल कर सकते हैं, आप पीठ का दर्द शामिल कर सकते हैं, कमर का दर्द शामिल कर सकते हैं, घुटनों के अलावा नीचे जॉइंट्स में भी और पेन होते हैं। तो हमारे दर्शक क्योंकि आज बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आए हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम अपने कार्यक्रम को विस्तार देकर के बाकी के दर्द के बारे में भी उन्हें बताएं। फिजियोथेरेपी कैसे हेल्प करती है और उसमें आप कौन सी एक्सरसाइजेस और डूज एंड डोंट्स बताएंगे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। पहले तो ये बताया था कि सर ने स्टेजेस के बारे में ऑस्टियोआर्थराइटिस की 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हम थर्ड स्टेजेस पर मेंटेन कर सकते हैं, पेन को मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम मसल्स पे भी वर्क करते हैं। प्लस में अगर वेट ज़्यादा है पेशेंट्स का और पेन कम नहीं हो रहा, फिजियो करवा रहा है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो रही है, तो हम सर की भी हेल्प लेते हैं ताकि वो पेन मैनेजमेंट कर सके। उसके लिए कुछ इंजेक्शंस भी है, कुछ दवाई भी है। जानना चाहिए कि जो फिजियोथेरेपी का रोल है, उसमें कहा जाता है कि मूवमेंट आपका वापस आता है और बहुत सारी चीजें आप नॉर्मलाइज कर रही हैं। तो क्या एक्सरसाइज शुरुआती स्टेज में काफी होगी जिससे कि आप पेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें, कंट्रोल कर सकें? जी सर, वो हो सकता है। पहले तो मसल्स की पावर चेक करनी पड़ेगी। मसल्स कैसी है, मसल्स की पावर को हम चेक करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये होती है, डिपेंड करेगा कंडीशन कौन सी है। मसल्स में स्टिफनेस है या लूज है, लूज होगी तो वीक होगी। स्टिफनेस इसीलिए भी आती है, सिटिंग वर्क ज्यादा रहता है। आजकल की लाइफ में सिटिंग वर्क ज्यादा होता है,
जैसे कि सर आपने बताया था नेक का, बैक का, पोस्चर भी हमारा सही नहीं रहता है। पोस्चर में भी जैसे कि अगर फोन चला रहे हैं, जैसे कि मैं अभी फोन चला रही हूँ तो नेक को नीचे करके ही चला रहे हैं, तो वो अलाइनमेंट पे हमें सुधारना पड़ेगा। और उन मसल्स को मतलब जैसे वो लंबे टाइम तक वो उसी पोस्चर में अपन बैठे रहेंगे तो वहाँ की मसल्स वीक होगी, तो उन पे भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि दिन में 2 से 3 घंटे एक ही पोस्चर पे बैठे रहते हो तो कुछ 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आप उस पोस्चर को चेंज करके सीधे बैठ सकते हो। सीधे बैठने के बाद में आप पोस्चर को लॉन्ग सिटिंग में भी मत लेना, थोड़ा सा 2-5 मिनट का रेस्ट भी ले लो। गर्दन का मूवमेंट होना चाहिए, गर्दन के साथ साथ बैक का भी मूवमेंट होना चाहिए, और साथ में दिन में पर डे ये रूटीन चलता रहेगा। एक दिन में तो आपको आदत लगेगी, लेकिन रोज रोज आप अगर ध्यान दोगे तो वो आदत होगी, तो पोस्चर भी अपना सही रहेगा, गर्दन भी अपनी सही रहेगी। सबसे ज्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो वो सर्वाइकल वाले इसीलिए, एक तो पहली चीज जो वर्क, सिटिंग वर्क, कंप्यूटर पे रहते हैं, तकिया भी मोटा लगाते हैं, प्लस में फोन भी लंबे समय तक पीछे देखते रहते हैं। तो पहले हमें उस चीज को चेंज करना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, कुछ चीजें अपने को चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद वो धीरे धीरे रूटीन में आ जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ये मेरा बैक का और नेक का। अब सर आपने बोला था कि मोबिलाइजेशन जैसे कि नी में, तो सर वो मोबिलाइजेशन अपन कर सकते हैं। मोबिलाइजेशन करने के बाद में अपने को पता चलेगा कि कौन सी मसल वीक है। फिर अगर वो पर्टिकुलर मसल्स पे भी वर्क करते हैं, जैसे कि हैमस्ट्रिंग वीक है, क्वाड्रिसेप्स स्टिफनेस है, तो हम क्वाड्रिसेप्स को वो लूज करके, रिलैक्स करके हम वर्क करेंगे हैमस्ट्रिंग मसल पे। हैमस्ट्रिंग के बाद में अगर हमें लगा कि काफ मसल वीक है, जैसे कि लचक लगती है पेशेंटों को चलने में, तो फिर हम उस पर भी वर्क करेंगे। मतलब पर्टिकुलर मसल्स पे वर्क करते हैं, साथ में स्ट्रेंथ पे भी ध्यान देते हैं, और जो जैसे कि स्टेजेस बताई थी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको हम कंट्रोल जरूर कर सकते हैं एक्सरसाइज से और डेली का मोबिलाइजेशन। डॉक्टर राज, इस परिचर्चा के बाद निश्चित रूप से जो चीजें आप बता रहे हैं कि पॉस्चर कैसे मेंटेन करना है और आपकी जो मसल्स हैं उसको कैसे स्ट्रेंथन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में हम आपका एक डेमोन्स्ट्रेशन जरूर रखेंगे, जिससे कि हमारे दर्शकों को सही पॉस्चर के बारे में पता चल सके। और अगर इसके बावजूद उनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि कुछ और खुद से समझना है, तो हम उनको यहाँ इन्वाइट करेंगे, उनको आप एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दीजिएगा। अब इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम धीरे धीरे सर्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सर्जरी के पहले बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में आते जा रहे हैं, क्योंकि सर्जरी से सभी को डर लगता है। सब सोचते हैं कि लास्ट ऑप्शन होना चाहिए सर्जरी, उससे पहले दवाई गोली या किसी और इंजेक्शन से अगर हम ठीक हो सकें बहुत बेहतर है। तो इसी पर हम बात करेंगे डॉक्टर ठाकुर से कि दर्द जब एक हद तक बढ़ जाता है उसमें किस तरह के इंटरवेंशन सर्जरी से पहले किए जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इंजेक्शंस आते हैं जिनको आप लगवा लेते हैं तो पेन में रिलीफ मिलता है, काफी समय तक आप उससे दर्द से मुक्त रहते हैं। इसके अलावा कुछ और थेरेपी होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ स्टेरॉइड्स की भी बात आती है। तो इन सब के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि जो ऑप्शंस हम पहले अपना सकते हैं हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन बचता है हम उसके आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि आप लोगों को कई बार सुनने में भी आता है कि देखिए हमारा उद्देश्य जैसे आज इस परिचर्चा को रखने का ये था कि हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ आज आपके सामने आए हैं। कोई एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन अपने थेरेपी के बारे में बात करे और आपको एक संपूर्ण जो एक फाइनल आंसर ना मिले तो वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। हमने आपको बताया शुरुआत में कि घुटने दर्द में हम सबसे पहले स्टेजिंग देखते हैं। स्टेजिंग के माध्यम से हमको ये देखना जरूरी होता है कि आप अभी शुरुआती स्टेज में हैं और अगर आप मोटिवेटेड हैं,
वेट को लॉस करने के लिए, डाइट को मैनेज करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके हमको लगता है कि हम मोटिवेटेड हैं घर पे एक्सरसाइजेस करने के लिए, और सर्जन से भी कंसल्ट करके अगर ये लगता है कि अभी भी पॉसिबिलिटी है कि सर्जिकल इंटरवेंशन को रोका जा सकता है, तो कुछ नई थेरेपीज हम लोगों की उसमें मॉडर्न मेडिसिन में अभी आना शुरू हुई है, जिनमें स्टेम सेल थेरेपी कह लें, इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड थेरेपी का है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये कुछ ऐसी थेरेपीज हैं जिनसे हम शुरुआती स्टेजेस में पेशेंट को नी को रीजनरेट करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा ना हो कि उसके कारण आपकी डिसीज प्रोग्रेस हो जाए। ऐसा भी कई बार देखने में मिला है कि हम डिले करना चाह रहे हैं किसी कारण से कि हम रीजनरेट करना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पता चला कि 6 महीने साल में हम अपनी स्टेजेस को खराब और कर रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम सर्जन्स को भी इस पूरे प्रोटोकॉल में इंक्लूड करके रखते हैं। जब भी हम कंसल्ट करते हैं तो हम बात करते हैं कि क्या आपके लिए सर्जरी शुरुआती और जल्दी स्टेज में कराना सही ऑप्शन होगा। अगर उसके बाद लगता है कि नहीं, आपके लिए सर्जिकल ऑप्शन अभी नहीं है, या किसी कारण से आप सर्जरी ऑप्शन नहीं जानना चाहते, तो अब देखिए पेन है और पेन रहेगा तो आप डेली एक्टिविटी नहीं करेंगे। जैसे नई एक्टिविटी करेंगे, जैसा फिजियोथेरेपिस्ट हमारे फ्रेंड ने बताया कि फिर मसल वीकनेस बढ़ जाएगी, जॉइंट्स जो एक टर्म होता है इंक्रीज, जैसे बात होती है जॉइंट्स के बीच में जो एक चीज होती है उसका भी वियर एंड टियर होने लगेगा, क्योंकि अब जॉइंट यूज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पेन हो रहा है तो आप मोटिवेटेड नहीं है डेली वर्क करने के लिए, आप एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, तो फिर ग्रेजुअली आप अपनी स्टेज को बढ़ाते हैं। जो चीज एक्सरसाइज से या हमारी थेरेपीज से शायद लंबे समय तक चल सकती है, 2 साल 3 साल 4 साल एक्सटेंड की जा सकती है इस स्टेज को, आप उस स्टेज को 1 से 2 जल्दी पहुंच जाएंगे, 2 से 3 जल्दी पहुंच जाएंगे अगर आप मोटिवेटेड नहीं है तो। आज के हमारे इस डिस्कशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम आप तक ये बात पहुंचाएं कि बहुत सी ऐसी थेरेपीज अब अवेलेबल है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, सर्जन और पेन फिजिशियन तीनों मिलकर एक इंटीग्रेटेड तरीके से आपको सॉल्यूशन बताते हैं कि अभी किस स्टेज पर आपके लिए बेस्ट क्या है और उन सॉल्यूशन से आपको कितना फायदा हो सकता है। कुछ और नई थेरेपी जैसे अब कुछ जैसे लास्ट स्टेज पेशेंट बताऊं, ग्रेड 4 के पेशेंट्स हैं और वो बिल्कुल एडमेंट है, बिल्कुल नहीं चाहते कि हम सर्जरी तो नहीं कराएंगे ऐसे, और पेन तो है और पेन के कारण एक्टिविटी भी नहीं कर रहे, एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे, ऐसे पेशेंट्स में रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन एक नई टेक्निक आई है जिसके माध्यम से हम जो पेन सेंसेशन को कैरी करने वाली नर्व्स हैं उनको हल्का हल्का हम एब्लेट कर देते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि हल्का हल्का उनको जला देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो चूंकि वो नर्व्स, और ऐसा नहीं नर्व जल्दी तो परमानेंट जल जाती है, वो साल भर बाद वापस भी आ जाती है, तो कनेक्ट कर देते हैं ब्रेन तक मिलना चाहिए जी पर्टिकुलर टाइम के लिए डेड हो जाती है जी, तो वो लगभग 6 महीने से 1 साल तक का एक पेन रिलीफ मिल जाता है। उससे फायदे क्या होते हैं, आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज करा देंगे, आप पेन किलर कम खाएंगे तो पेन किलर जो है उसका साइड इफेक्ट से बचेंगे, और हो सकता है किसी कारण से आप आज सर्जरी के लिए तैयार ना हो, आज आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, तो 6 महीने साल भर में आप मोटिवेटेड होंगे, चलो यार लेट अस टेक रिस्क, आप और 4 लोगों से मिलेंगे जिन्होंने रिप्लेसमेंट कराए हैं, वो आपको बताएंगे कि हाँ रिप्लेसमेंट होने के बाद हम काफी नॉर्मल है, तो आप मोटिवेटेड भी हो, तो टाइम भी मिल जाता है इस डिसीजन को लेने का। तो इस तरह की टेक्निक का हम यूज करके करते हैं। कई बार रिप्लेसमेंट के बाद भी देखा गया है कि पेन परसिस्ट होता है, एक ये डर रहता है लोगों में कि कुछ परसेंटेज, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ कॉमन कुछ पेशेंट्स में होता है, तो वो सब जगह यही बोलते हैं कि अरे हमने घुटने तो बदलवा लिए लेकिन दर्द तो वैसे क्या वैसा है, ये आपको सुनने में आता होगा। देखिए घुटने बदलना और दर्द को कंट्रोल करना ये तो अलग अलग चीज है। घुटना बदलना मतलब हमने आपके जॉइंट को एक नई लाइफ दी है जो कि 10-15 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। पेन उसके बाद भी हो सकता है, कुछ सेट ऑफ पेशेंट में हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट में भी ये जो नर्व एब्लेशन टेक्निक्स हैं वो धीरे धीरे करके आपको हेल्प करती है कि हम कैसे उसको अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें। तो अभी हमारे यहाँ ट्रिनिटी हॉस्पिटल में ये इंटीग्रेटेड सेंटर की तरह हमने डेवलप किया है, जहाँ पर अगर आप इस तरह के कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो हमारा फोकस रहेगा कि अगर आप सर्जिकल कैंडिडेट हैं तो हम जल्द से जल्द आपको उसके लिए तैयार करें कि आप उसकी तरफ जाएं, लेट ना करें। और अगर आपको अभी भी समय है, आप गोल बनाना चाहते हैं, पेन मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं,
एक्सरसाइज ट्राई करना चाहते हैं तो फिर हम उसका भी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन आपको अपने सेंटर पे दे सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया और जो मैं इन चीज़ों से समझ पा रहा हूँ कि दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, एक तो हमारी हड्डियाँ इन्वॉल्व है, दूसरा हमारी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। साथ में जैसे डॉक्टर ने बताया डॉक्टर राजपूत ने कि आपकी कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं, कुछ जेनेटिक चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आपके शरीर में आती है। इसके बाद हम सर्जरी के पार्ट पर जाने से पहले फिर एक बार रुकेंगे और डॉक्टर राजपूत से जानना चाहेंगे कि जब बहुत सारे पेशेंट्स सर्जरी का मन बना करके आते हैं या सर्जरी आप उनको सजेस्ट करने की एडवाइस करते हैं तो उनके दिमाग में किन किन तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्या उनके डाउट्स होते हैं, क्या उनके फियर्स होते हैं, हम उसके बारे में जाने ताकि वो फियर्स को जब हम रूल आउट कर देंगे तो हमारी ऑडियंस एजुकेट हो पाएगी और समझ पाएगी कि उनके जो डाउट्स हैं वो कितने गलत हैं। डाउट स्वाभाविक रहता है सर्जरी के बारे में और होना भी चाहिए क्योंकि अपना हम शरीर किसी के हाथों दे रहे हैं कटवाने के लिए। पर देखा जाए तो आज से 15 साल पहले जो नी सर्जरी की सक्सेस रेट थी तो 30% जो डाटा है वो बता रहा हूँ, 30% ऑफ द पॉपुलेशन वर अनसेटिस्फाइड। नाउ मतलब आज की डेट में ये सेटिस्फैक्शन रेशियो 95% तक पहुंच गया, 95% लोग आर सेटिस्फाइड विद देयर सर्जरी। तो इस तरह से देखा जाए तो पहले तो अगर कोई पेशेंट आता है तो उसकी पहली रहती है कि सर्जरी करवाना ही एक विकल्प रह गया है कि और कुछ भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली पहले मैं उसको उनसे मना ही करता हूँ कि आप सर्जरी नहीं करवाइए, पहले और जो तरीके हैं वो पहले डिसाइड कीजिए कि उनसे सही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसमें अपना मेन पार्ट है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद अगर उनसे नहीं सही होता तो उसको रिजनरेट करने के लिए इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन जो टेलीविजन लगाते हैं तो इसमें एक स्पेशल पार्ट PRP एक थेरेपी नया आया है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। PRP थेरेपी में क्या है, अपन अपने ब्लड से ही एक सबस्ट्रेट निकालते हैं, बाहर से कुछ नहीं डालते। तो उसको जब इंजेक्ट करते हैं तो उसमें ये पावर रहती है कि जो कार्टिलेज डैमेज हो गया है उसको हील करना। तो ये अच्छा अभी रिसेंटली ये मार्केट में मतलब मेडिकल फील्ड में आया है, इसके रिजल्ट हाल फिलहाल तो अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म रिजल्ट का भी इतना ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा अपना लॉन्ग, लेकिन लगवाने में नुकसान होता है। आपने बात की थी कि एक स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बात हुई थी और प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बात की। क्योंकि आपने सब्जेक्ट को निकाला है तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा और इलाबोरेट करें। PRP थेरेपी के बारे में मैं बता रहा था, तो PRP इलेबोरेटली ही मैं बता रहा हूँ। ब्लड से अपन ब्लड लिया अपन ने, इसमें अपन 60 to 70 ml ब्लड लेते हैं, उसको कंसंट्रेट करते हैं, मेनली जो प्लेटलेट पार्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो नियर अबाउट 5 से 6 ml प्लेटलेट पार्ट बन के आता है उसमें से और उसको इंजेक्ट करते हैं। प्लेटलेट्स में जो सेल फॉर्मिंग सेल्स जो होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, वो कार्टिलेज को रिजनरेट करेगा तो अपना पेन कम होता है एक तो, और बाकी अपनी लाइफ उसकी जो जोड़ती है वो बढ़ती है। बाकी फिर सर्जरी के लिए जैसे क्या एक आम जनता में एक ही दिमाग में रहता है कि नी रिप्लेसमेंट इज द बेस्ट, बट ऐसा नहीं है। नी रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं है, उससे पहले भी अपन कई सर्जरी हैं जो अपन करवा सकते हैं और घुटने को नी रिप्लेसमेंट से भी बचाया। छोटी मोटी सर्जरी है वो उनका कोई ऐसा नुकसान भी नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो वो डेफिनेटली अपन कर सकते हैं। जैसे ग्रेड 2 इवन ग्रेड 3 में भी डाटा अवेलेबल है, ग्रेड 3 में भी सर्जरी कर सकते हैं जिससे कि अपन नी रिप्लेसमेंट को अवॉइड कर सकते हैं, अपनी 10 ईयर 15 साल तक ओरिजिनल घुटने के साथ अपना लाइफ चला सकते हैं। मैं आपकी बात बताना चाहूँ बिल्कुल एक कॉमन तरीके से बोले तो जरूरी नहीं है कि घुटने अगर हमारे खराब हो रहे हैं तो वो बदलेंगे ही। नेचुरल आपके जो जॉइंट्स हैं उनको भी प्रिजर्व करने की कुछ माइनर सर्जरीज होती हैं जिनमें बोन को रीअलाइन करके हम इस तरह से मैनेज करते हैं कि वो उनका रिप्लेसमेंट बच सकता है और एक 10 साल 15 साल
एक लॉन्गेविटी जॉइंट की बढ़ाई जा सकती है। और ये भी डिपेंड करेगा स्टेज पर। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी स्टेज सबसे पहले पहचानें। जैसे कोविड के टाइम पर, कोरोना के टाइम पे होता था ना कि आपका सीटी स्कोर कितना है, सब ये जाना जाए, बात भी करते थे कि भाई आपका कितना है, मेरा कितना आ रहा है, आपका तो बड़ा वो है, ऐसे बात होता था। तो इस तरह ही आप अपना ग्रेड भी पहचान लें। अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो जस्ट सबसे पहले आप एक्सरे कर, आप सबसे पहले अपने एक्सरे कराएं और आज अपनी ग्रेड पहचानें कि हाँ मेरी ग्रेड ये है और अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ। उसके लिए हम लोग हैं, आप 1 में है, 2 में है, 3 में है, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। ग्रेड 4 में है, स्टेज में भी है घुटने के, तब भी हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये हमारा वो एक उद्देश्य है आज के इस प्रोग्राम सर। इससे रिलेटेड इसलिए बताना चाहूँगा, तो नी रिप्लेसमेंट है तो उससे पहले अपन जैसे आम भाषा में समझें, कोई गाड़ी है, उसका टायर है, अगर अलाइनमेंट अगर गाड़ी का किसी का खराब होगा तो क्या होगा, टायर जल्दी खराब होगा कि नहीं। अपन अलाइनमेंट सही रखेंगे तो अपना जो लॉन्गेविटी है टायर की वो लंबे समय तक चलेगा, आपका ओरिजिनल टायर चला रहेगा। और एक इसके बाद अगर अलाइनमेंट सही नहीं है तो ग्रेड 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बदलवाना पड़ेगा। और पहले ही अलाइनमेंट सही कर दिया तो ग्रेड 1 में ही बचा रहेगा आपका टायर, तो लंबे समय तक आपका जीवन सुखी और मूवमेंट आपको दे सकते हैं। आज आपके कंधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है और अगेन मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। उसका कारण ये है कि अगर सारी स्थितियाँ देख ली, स्टेजेस आपने देख ली और अब लगता है कि सर्जरिकल इंटरवेंशन ही जरूरी है, सर्जरी अब जरूरी हो गई है, तो सर्जरी के पहले कैसे आप पेशेंट को क्वालिफाई करते हैं कि किन सर्जरीज या नी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। क्योंकि कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के साथ पेशेंट आपके पास आते हैं, अगर स्वस्थ है उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई डायबिटिक है या और तरह की डिजीज है उनको पहले किस तरह से चिन्हित करते हैं, कैसे आप फाइंड आउट करते हैं कि स्टेबल केस कौन सा है, फिर हम आगे बढ़े। सबसे पहले तो स्टेजिंग अपन ने निकाली, फिर देखना है अपन को इसमें सर्जरी लगेगी ही कि नहीं लगेगी। तो अपन को ये देखना है कि पेशेंट का जो और जनरल प्रोफाइल है वो कैसा, क्योंकि पेशेंट का साइकोलॉजिकल स्टेटस, मेडिकल कंडीशन वो बहुत रोल प्ले करती है सर्जरी की सक्सेस रेट पर और आउटकम। अगर जो सर्जरी अपन विदाउट किसी कोमॉर्बिड पेशेंट को करते हैं, जिसको डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन और बीमारी नहीं है, वजन भी कम ठीक ठाक है, तो उसमें सक्सेस रेट डेफिनेटली 98% है। लेकिन कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे ओबेसिटी, तो उसका सक्सेस रेट 10% है। और उसके साथ अब उसके साथ डायबिटीज भी 10 और कम है, और इसके साथ और कोई बीमारी भी है लंबे समय तक किडनी फेलियर, तो भाई और 10%, ऐसे ही 10% कम होता जाएगा और अगर ऐड ऑन होती है। तो सबसे पहले हम उनको अच्छा आइडियल सिलेक्शन करना है पेशेंट का कि ये सर्जरी के लिए सही रहेगा, इसके लिए आउटकम सबसे बेस्ट रहेगा। और जो इसके लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज रहेगी आउटकम की, तो वो एक्सप्लेन करते हैं। ओल्ड एज में डेफिनेटली रोल प्ले करती है, पर अपन को क्या है पहले से बता देते हैं अपन कि क्योंकि ओल्ड एज के साथ डेफिनेटली कई समस्या पहले से ही रहती है मरीज को, जैसे कि डायबिटीज कॉमनली अपना, और ओल्ड एज में क्या है ग्रेड भी ज़्यादा हो जाती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड है, ग्रेड 4 आ जाती है। तो ग्रेड 4 में और ग्रेड 3.5 तक करेंगे तो ग्रेड जितनी कम में करेंगे, 3 में करेंगे तो डेफिनेटली आउटकम ज़्यादा अच्छे हैं। 3 और 4 में अगर सर्जरी करते हैं जहनी रिप्लेसमेंट तो 10% डेफिनेटली ब्रेन रह सकते। अब सर्जरी की वेला आ गई है, तो डॉक्टर साहब जब बात होती है कि अब फाइनली कोई भी ऑप्शन छूटे नहीं है, अब सब अपना लिए गए हैं, उसके बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है। अब आपने कहा पेशेंट से कि लास्ट ऑप्शन है कि अब आप पूरा घुटना बदलवाएं। और घुटना बदलवाने के लिए हम इसमें आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे ऑडियंस है उनके दिमाग में होंगी कि घुटना किस क्वालिटी का बदला जाएगा, घुटने की सर्जरी में कितना टाइम लगेगा, सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना समय लगेगा,
सर्जरी के अंदर बहुत सारी जो बारीक चीजें होती हैं वो क्या कुछ होती हैं, क्योंकि आप ओटी के बाहर ही होता है appendix, वो पेशेंट उस समय आपका बेहोश होता है, तो उसको पता नहीं होता इस बीच में क्या हो रहा है। तो इसके बीच की दुनिया बहुत सारी होती है, इसके बीच बहुत सारी एक्टिविटीज जन्म लेती हैं, बहुत कुछ आप दौड़ भाग करते हैं, बहुत सारे लोग क्योंकि मैंने ऑपरेशन थिएटर की शूटिंग भी की हुई है और उसके अंदर मैंने देखा है कि कैसे टीम मेंबर्स एनेस्थीसिया से लेकर के सर्जन तक पूरे टाइम इन्वॉल्व रहते हैं, कहते हैं ना ऑन द टो रहते हैं, पूरे टाइम एक एक सेकंड पर उनको मॉनिटर करना होता है, चाहे कोई बीपी मॉनिटरिंग की बात हो या ब्लड जा रहा हो या एनेस्थीसिया प्रॉपर है नहीं है। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें होती हैं इस दुनिया में हमको लेके चलिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि जब आप ओटी के अंदर पेशेंट को लेके जाते हैं और ओटी के पहले जो क्वेश्चन मैंने आपने पूछे हैं कि किस तरह के घुटने बदले जाते हैं, कौन कौन से ब्रांड्स होते हैं, किस तरह का उसमें खर्चा आता है, किस सारे फैक्टर्स आप हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें। ओटी से पहले तो डेफिनेटली अपन को एक तो फिटनेस होना चाहिए, जब मेडिकली और सर्जिकली फिट है तभी अपन ऑपरेशन थिएटर में लेंगे। सर्जरी का अपन देखा जाए तो इम्प्लांट मेन चीज़ है इम्प्लांट, तो इम्प्लांट एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ISI सर्टिफाइड होना चाहिए। तो कॉमन जो कंपनियां हैं जैसे कि स्ट्राइकर, एक स्मिथन है, ये एक अच्छी ब्रांड है, अपना फॉर द ईयर बनाए हुए हैं, तो वो एक अच्छी कंपनी है। टोटल इसका ड्यूरेशन एक घुटने का दर्द देखा जाए इंट्रा ऑफ पीरियड अपना कम से कम 1 घंटे के करीबन होता है और पोस्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन में अपन 48 घंटे के बाद एक ड्रेसिंग करके और उसको चलाना चालू कर देते हैं और फुल वेट बियरिंग 15 दिन बाद नॉर्मल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। जो उसमें खर्चा कितना आता है वो सबसे ज्यादा प्राइम क्वेश्चन होता है दर्शकों के पास। रवीन जी, जो मेन क्वेश्चन पेशेंट पूछता है वो हम नहीं पूछते, वो पूछता है कि दर्द में ठीक हो जाएगा, दूसरा पैसा कितना लगेगा। आराम से अभी वही क्वेश्चन आ गया है। बिना माइक के पूछा गया। हाँ लेकिन माइक से जवाब मिलेगा। इसका कॉस्ट हर चीज का क्या है, कई फैक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। जैसे अपन खाना खा रहे हैं तो जैसे कि गुरु कृपा में खाना खा रहे हैं तो कॉस्ट अलग आएगी, और अपन मैरियट में जा रहे हैं तो कॉस्ट अलग आएगी। तो ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बताना थोड़ा मुश्किल है। एक रेंज अपन माने अपन तो 1.25 से 1.5 लाख के करीबन एक नी रिप्लेसमेंट है कंप्लीट, मतलब विद हॉस्पिटल। हाँ इतने में हो जाता है 4 घंटे। हाँ इतने में हो जाता है। हाँ बिल्कुल संभव है। एक तरफ का दिमाग ठीक हो जाएगा आपका। ये आपको डाउट इसलिए है क्योंकि शायद आपने मैरिड में रेट पूछ लिया होगा। डिपेंड करता है, भोपाल में भी बहुत से सेटअप है जहाँ पर 4.5 से 5 लाख रुपीस भी पर डी होता है। और अगर हम देखें अभी जो आयुष्मान भारत योजना है तो उसमें तो भी पैसे नहीं लगते, उसमें फ्री में हो जाता है ऐसे देखा जाए तो। और हमें चूंकि हमारे स्पॉन्सर भी हैं आज इस प्रोग्राम के, इंश्योरेंस कंपनी के जो हमारे मित्र हैं, आप चाहे तो उनसे भी अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं कि भाई कंपनीज कितना वेटिंग पीरियड लेती हैं, कितने साल बाद उसको कवर करती हैं। तो आपकी पॉलिसी जैसे एग्जिस्टिंग पॉलिसी है तो उससे रिलेटेड डाउट भी आप यहाँ पर आज क्लियर कर सकते हैं कि भाई मेरी ये पॉलिसी है, मैं ऐसे स्टेज में हूँ और मुझे आने वाले 6 महीने साल भर में अपना रिप्लेसमेंट प्लान करना है, तो क्या मेरी कंपनी इसको कवर करेगी और करेगी तो कैसे कहाँ कवर करेगी। ये सारी चीजों का इसलिए हम आज यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन देने के लिए आपके पास आए हैं। सर्जिकल, जैसे सर ने खुद ही कहा कि सर्जरी हमारा एक बिल्कुल लास्ट थिंग ऑन माइंड होती है। हम हमेशा चाहते हैं कि नेचुरली चीजों को जितना प्रिजर्व किया जा सके उतना बेटर है, आपको एक लंबी लाइफ मिल सके, और उसमें फिजियोथेरेपी का डेफिनेटली बहुत रोल होता है। इसलिए आज आपको कहा ना कि आज गेट योर स्टेजिंग डन, आज आप अपनी स्टेजिंग कराई है। आपके पास ये जो एनवलप दिया गया है, जो हमने फोल्डर दिया है, अगले 2-3 दिन 4 दिन जब भी आपको टाइम मिले आप ट्रिनिटी हॉस्पिटल आए, ये फोल्डर दिखाएं, हम आपका एक एक्सरे स्क्रीनिंग का जिस भी घुटने की प्रॉब्लम है, अगर दोनों की तो दोनों का करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और आपको एक स्टेज हम बना के देंगे। और उसके बाद आने वाले टाइम में आपके लिए क्या पॉसिबल ऑप्शंस है वो हम आपको उसी कंसल्टेशन में भी बताएंगे। तो आप सबसे पहले अपनी स्टेज लें और फिर मेरे ख्याल से आप फिजियोथेरेपी का पॉइंट पर कवर कर देते हैं। Originally is always better than replacing.
सर्जन ऐसा बोले तो अच्छा लगता है। सर्जन बोल रहे हैं ना आपके सामने। नहीं, सर्जन ऐसे नहीं। They are pro जी sir. डॉक्टर राजपूत से एक प्रश्न और है, वो भी ऑडियंस की तरफ से है, नहीं तो कोई जी भी बोलेंगे कि साहब आपने ये क्वेश्चन भी छोड़ दिया, लेकिन मैंने पूछ लिया था सामना। अब मान लीजिए 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपया जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट हम खर्च कर रहे हैं, तो आजकल वो होता है ना कि गारंटी कितना चलेगा, माइलेज की बात की जाती है, अब गाड़ी खरीदने भी जा रहे हो, इसका आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा। तो एक तो ये चीज है कि सक्सेस रेट क्या है, और दूसरा कितना चलेगा। अच्छा, सक्सेस रेट काफी इम्प्रूव हो गया। जैसे मैंने बताया 15 साल पहले इसका सक्सेस रेट 30% लोग अनसेटिस्फाइड रहते थे, नाउ अभी 5% ही हैं जो अनसेटिस्फाइड रहते हैं, बाकी 95%। पर बशर्ते वो सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए, जिसको जरूरत है उसी का ही रिप्लेस करें। ये जिसको जरूरत नहीं है उसको रिप्लेस करेंगे तो डेफिनेटली वो अनसेटिस्फाइड। रिप्लेसमेंट डेफिनेटली मेटल है तो वियर एंड टियर उसमें ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि उसको अपनी बॉडी रिपेयर नहीं कर सकती। तो मेटल का जो डेली वियर एंड टियर जितना यूज करेंगे उस पर डिपेंड है। आप इतना नॉर्मल एक्टिविटी घर की करते हैं तो ये डेफिनेटली 15 से 20 साल आपका आम सर्वाइव कर सकता है। और आप उसको ज़्यादा घिसेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे तो वैसे तो हम अलाउ नहीं करते, पर फिर भी पेशेंट नहीं मानता तो उसका लाइफ इतना ही कम होता जाएगा, तो 10 साल में उसका क्षरण हो सकता है और दोबारा से रिप्लेसमेंट दोबारा हो जाता है डेफिनेटली। पर उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है, टेक्निकली अपने को डिफिकल्ट हो जाती है, और पेशेंट के लिए अगोनी भी बढ़ जाती है। पोस्ट सर्जरी कितने दिन बाद आप रूटीन लाइफ पर आ जाते हैं, और क्या कुछ प्रिकॉशंस आपको कितने समय तक रखने होते हैं? सर्जरी जैसे मैं पहले भी बता चुका था, 48 घंटे बाद ड्रेसिंग करके अपन वेट वेयर चला सकते हैं। 15 दिन बाद आप नॉर्मल जो एक्टिविटी है घर की वो फ्यूचर रिन्यूअल करके आप कर सकते हैं। बाकी जो खाने पीने में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। खाने पीने में वही रेस्ट्रिक्शन है जो अपन सर्जरी से पहले घुटने को बचाने के लिए कर रहे थे, जैसे कि वो चीज़ ना करें जिससे कि अपने घुटने ज़्यादा खराब हो, वो चीज़ें ना खाएं जिसमें अपना वजन बढ़े, क्योंकि वो भी मेटल है, वो भी घिसेगा तो आप वजन ज़्यादा रहेगा तो जल्दी घिसेगा। और पोस्ट ऑप में अपन नीचे बैठना अपन अवॉइड करते हैं, वो जब तक लाइफ लॉन्ग अपन को नीचे बैठने का अवॉइड इसलिए करते हैं कि नीचे बैठने से वियर एंड टियर ज़्यादा बढ़ जाते हैं मेटल नी में। वो सर्जरी वॉकिंग कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, 1-2 किलोमीटर। हाँ पर बिल्कुल करना ही है, नहीं करेंगे तो वजन बढ़ेगा, फिर और प्रॉब्लम बढ़ेगी मेटल। दूसरा आपको पेन किस जगह पर होता है? हाँ ठीक है, और यहाँ पर भी होता है क्या? पीछे होता है क्या? देखिए इसी जगह पर। हाँ ठीक है, अभी इसको सीधा कीजिए। अभी आवाज आती है क्या? अभी नहीं आती। तो जैसे इनिशियल पोस्टुलर जब क्रैकलिंग साउंड तक अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन कुछ समय में, कुछ सालों में हो सकता है ऐसा, लेकिन अभी इसमें अपने पास समय है इसको उस स्टेज तक रोकने की, इसमें क्रैकलिंग साउंड आने लगता है, तब ग्रेड 2 तक। अभी ग्रेड 0 या 1 बोलेंगे। तो इसमें बहुत अच्छा रोल है कि एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज कर लेंगे, मसल को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो ये हम अपने घुटने को बिल्कुल सही चला सकते हैं। आपको दवाई कितनी बार खानी पड़ती है पेन के लिए, कितनी महीने में? सर मैं नहीं खाता। दैट इज गुड। तो आप टॉलरेट कर रहे हैं, पर इनको तो अच्छी बात है। ऐसा ना करें कि आप उसके कारण काम करना बंद कर दें, ऐसा भी ना करें दवाई नहीं खाई, काम भी नहीं किया, वो तो हो जाएगा। देखिए आज हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। अभी बताएंगे वही अगला सेशन वही। तो मेरा एक सवाल है, डायबिटीज के कारण आपके नी टेंस के ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि देखिए जॉइंट को समझिए, जॉइंट की जो मैकेनिक्स है उसको में सिर्फ हड्डियां ही नहीं है, हड्डियों के अलावा मसल्स हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं, कार्टिलेज है, लिगामेंट्स हैं, इतनी सारी चीजें जॉइंट को, बोन को भी करेगी, जॉइंट स्पेस को भी करेगी, लिगामेंट्स को भी करेगी, कार्टिलेज को भी करेगी। तो जो प्रॉब्लम एक नॉन डायबिटिक में लंबे समय के बाद आएगी
डायबिटिक पेशेंट्स आर एट मोर रिस्क, तो उनमें वो जल्दी आ सकती है। और उसका सॉल्यूशन सिर्फ शुगर कंट्रोल ही है। आप जितना लंबा शुगर कंट्रोल मेंटेन करेंगे, आप उसको उतना डिले कर पाएंगे डैमेज। लेकिन डैमेज इज इनएविटेबल, डैमेज होगा ही, आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कम से कम हो जाए। ऐसे पेशेंट्स में भी जहाँ हमको लगता है कि अभी, क्योंकि हमने ये शुरुआत में ही ये बात आपको बोली थी कि हम चाहते हैं कि आज आप यहाँ से एक चीज लेकर जाएं, वो ये है कि अगर आप घुटने दर्द से परेशान हैं तो अपनी स्टेज सबसे पहले पहचाने। आज हम यही चाहते हैं, इसलिए हमने आपको ये भी बोला है कि हम आपको एक कंसल्टेशन में एक एक्सरे प्रोवाइड कराएंगे ट्रिनिटी के हॉस्पिटल पे। आप आकर अपना एक एक्सरे करवाएं, अपनी स्टेज पहचानें, उसके बाद डॉक्टर साहब और मैं हूँ, हम लोग वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। हम आपको उसके बाद स्टेज से रिलेटेड आप क्या अभी कर सकते हैं वो कंसल्टेशन देंगे, ताकि आने वाले भविष्य में आप नेचुरली जितना पॉसिबल हो नेचुरल हीलिंग, नेचुरल हेल्थी लाइफ की तरफ ही आगे बढ़े। रिप्लेसमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, इंटरवेंशन, ये सब हमारे मन में भी सबसे लास्ट में ही होता है। आप ये मान के चले, हम भी यही चाहते हैं कि सबसे पहले आप नेचुरली हील करें। मोड़ते हैं या सीधा करते हैं तो बहुत हल्की सी चर्चा बिल्कुल की आवाज आती है। क्या शुरुआत हो सकती है किसी बीमारी की? बिल्कुल हो सकता है। अगर एज 40 से 45 से ज़्यादा है और क्रैकलिंग साउंड आ रहा है, तो 3 जो क्राइटेरिया होते हैं उसमें 2 आ गए, तो आपका एज ऑस्टियोआर्थराइटिस बंद हो सकता है। तो उसमें कुछ नहीं करना, सिंपल आपको एक्सरसाइज करना है, लगे तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है। योग कितना हेल्प करता है डॉक्टर? अगर वो क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज उस पर्टिकुलर पोस्चर में हो रही है, दैट इज हेल्पफुल। मतलब नी के अराउंड जो मसल है, अगर वो स्ट्रॉन्ग करा पा रहे हैं तो जो बोन में जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। तो वो चार्ज दे रहे हैं, बोन का चार्ज अपना मसल नहीं लेते। तो उसके लिए कोई ऑइंटमेंट्स वगैरह कुछ फायदा कर सकते हैं? डेफिनेटली कुछ फायदा करते हैं? हाँ, कोई भी ऑइंटमेंट आप लगा सकते हैं। टॉपिकल पेन किलर जो होते हैं, तो उससे क्या है, एक्सरसाइज करने में थोड़ी सहूलियत रहती है। तो अब इसके साथ पहले सेशन को हम समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। और एक हमारा सेशन, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि फिजियोथेरेपी का एक डिमॉन्स्ट्रेशन रखेंगे, तो उसके लिए डॉक्टर राज को अपने चार्ज देता हूँ और वो बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिनको घर पर रह करके कर सकते हैं। जैसे आपका भी क्वेश्चन था कि राइट एक्सरसाइज है कि नहीं, कौन सी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी है, कौन सी गैर जरूरी है। कई बार होता है कि एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन राइट डायरेक्शन में नहीं है, राइट एक्सरसाइज। तो डॉक्टर राज हमें ये बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज किन के लिए उपयोगी है और सारी स्टेजेस के लोगों को वो कवर करेंगे इसके अंदर। और अगर आप चाहें तो वॉलंटियर करके यहाँ आ सकते हैं, जिनको एक्सरसाइज सीखना हो या जिनको ये समस्या आ रही हो, तो हर स्टेज के लिए वो सोल्यूशन देंगे। तो डॉक्टर राज आइए, हम स्टेज छोड़ रहे हैं और आप आगे की चर्चा करें। आ जाइए, आप आ जाइए। या बाइक से या आप लोग का स्टेट वन की फिजियोथेरेपी बरकरार तो लोग पता लगे वो स्टेट उसी बता रहे हैं। 80 to 90% स्टेज 1 में ही अपन पहचान सकते हैं और किसी को जरूरत नहीं है इलाज की ज़्यादा। जरूरी डाल सकते मतलब कम तो होगा कि ये भी है। आप शुरुआत में यही सबसे पहले स्टेज इसका ही क्या कौन है प्राइमरी को मॉडिफायर पर भी आते हैं। पहले हम देखेंगे क्वाड्रिसेप्स मसल। क्वाड्रिसेप्स मसल आगे की ओर होती है जांघों में और हैमस्ट्रिंग पीछे की ओर होती है और काफ मसल नीचे की ओर होती है। तो हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम सबको पहले सीधा लेटाएंगे। लेट गए, उसके बाद में पैर को सीधा ऊपर उठाना है करीबन 60 डिग्री एंगल पे। इसको होल्ड करके रखना है अपने को 5 to 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्वाड्रिसेप्स पे प्रेशर आएगा।
ये दिन में एक बार और 5 से 10 रिपीटेशन आप इसके कर सकते हैं। प्लस साथ में अब हेमस्ट्रिंग के लिए हम कोई सा भी टॉवेल या कोई सा भी रोल लेके इनके घुटने के नीचे रख के इनसे प्रेस करने के लिए होगी। फिर से वही काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग हो गई। साथ में क्वाड्रिसेप्स की एक और भी टेक्निक होती है। यहाँ पर हम रखेंगे अपना हाथ, मतलब यहाँ पर टॉवेल रोल रख लो या आइसोमेट्रिक रोल आती है वो परचेज कर सकते हो। फिर इसको वापस से हम प्रेस करवाएंगे। प्रेस ये वाली एक्सरसाइज में आपको हैमस्ट्रिंग भी आएगी प्लस में क्वाड्रिसेप्स मसल्स भी आएगी। तो ये वाली एक्सरसाइज हो गई, क्वाड्रिसेप्स की भी हो गई और हैमस्ट्रिंग की भी हो गई। अब साथ में एडक्टर्स मसल्स भी होती है जो मीडियली प्रेजेंट होती है। उनमें आप दोनों घुटनों के बीच में टॉवेल या बॉल रख के दोनों घुटनों से प्रेस कर देंगे। ये एडक्टर्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो गई। और टीएफएल जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ की मसल्स के लिए हम दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद हम अपोजिट में उसको फैलाएंगे, लेकिन हम उसमें अपोजिट फोर्स भी लगाएंगे। ये लेटरल मसल्स के लिए ये ग्रुप ऑफ मसल्स की एक्सरसाइज होती है। पर्टिकुलर मसल्स के लिए भी अलग अलग एक्सरसाइज, वो काफी लंबा टाइम निकल जाएगा उसमें। छोटा सा क्वेश्चन वो था कि पोस्चर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, नेक की और बैक की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है और सबसे ज्यादा सिटिंग जॉब वालों को आती है। सबसे बड़ी मेजर उसमें आता है तो मसल स्टिफनेस। मसल अगर अपनी स्टिफ रहेगी तो आपको बैक पेन भी होगा या फिर नेक पेन भी होगा। तो उसके लिए भी एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है कि कोई सी बीमारी नहीं है तो अपन एक्सरसाइज नहीं करें, नहीं है तब भी करो, फिजिकली फिट रहोगे आप सब। नेक के लिए आप पहले तो डिपेंड करेगा कंडीशन, नेक आपकी स्टिफ है या लूज है, मतलब वहाँ की ट्राइसेप्स मसल ट्रेपेजियस मसल होती है वो कैसी है, वो कंडीशन पे डिपेंड है। मुझे इतना पेन बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम आप डिस्क्राइब कर दीजिए ताकि सबको समझ हाँ, एक क्यों मतलब मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ, मुझे इतना पेन मेरा सिटिंग ही जॉब रहता है, तो इतना नहीं मैं करती रहती हूँ। जैसे कि मैम आई है, मैम का ट्रेपेजियस देख रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर स्पाज़म भी है मैम को, प्लस में वो थोड़ी सी स्टिफ भी है ना। तो इनको अगर हम हाथ में रख रहे हैं तो निशान का पता लग रहा है। और साथ में इससे सबसे बड़ा रोल होता है एम्पॉइंट मेजर और माइनर मसल्स, जो आपके स्केपुला बोन होती है उसको स्टेबल करके रखती है। तो वोट ऑफ थैंक्स की बारी आ गई है और डॉक्टर राजपूत, डॉक्टर राज, संजय जी और ट्रिनिटी फैमिली से आए जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही धन्यवाद करता हूँ आप सभी का जो आपने इतने छुट्टी वाले दिन आपका समय निकाला। अक्सर ये होता है कि लोग चाहते हैं कि संडे का दिन मिला है, एक ही दिन मिलता है, हम एंजॉय करें, लेकिन साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि उस दिन का अगर इस्तेमाल अच्छा हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती।
तो सभी के लिए मैं थैंक्स कर रहा हूँ। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, जो आपको एक फोल्डर दिया गया है, उस फोल्डर में को लेकर के आप जा सकते हैं और अपनी स्टेज पता कर सकते हैं कि कौन सी स्टेज में आपका नी पेन है, और उसके आगे की कंसल्टेशन डॉक्टर साहब आपको दे देंगे। और अगर इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हम लोगों से संपर्क में रहिएगा, तो आपके जो भी सोल्यूशन होंगे, जो बेस्ट सोल्यूशन हम दे सकते हैं, देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये जो फोल्डर भी आपको दिया गया है, यदि आप अपना स्टेज पता करना चाहते हैं तो हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सरे करा सकते हैं, जिसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन ये फोल्डर लेकर आना जरूरी है, वहाँ आपको आपका स्टेज बता दिया जाएगा कि कौन सा स्टेज है। दूसरा, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी यहाँ पर है, आप अपना हेल्थ चेकअप पीछे जाके करा सकते हैं। अपनी शुगर वगैरह, बीपी वगैरह चेक कराना चाहें तो पीछे जाके करा सकते हैं। आप लोग सब रिफ्रेशमेंट के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन से शुरुआत हुई थी यहाँ पर, संजय जी ने किया था, क्या आप अपने घुटनों के बारे में जानते हैं? तो इसका कुछ आंसर मिला आपको? हाँ, तो ये जानते हैं। थैंक यू सो मच।